अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार आपको फिर से समराइज करता हूं। पहला चीज हमने ये पढ़ा कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कौन कौन से एक्ट है, टीपीए का मतलब क्या होता है, कब इसको बनाया गया है, किसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मैंने कहा लिविंग पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा जा सकता है, टीपीए के अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी को किया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी रहे तो किस तरीके से ट्रांसफर होगा, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। मैंने ये भी कहा कि अभी इस चैप्टर के लिए इस लेवल पे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लीजिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है बात, लेकिन कुछ ऐसे एब्रेशंस होंगे जहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे, तो एक्सेप्शन को अभी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े और उसके बाद हम डिफाइन करा कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है और प्रॉपर्टी के कितने टाइप्स होते हैं, दोनों टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद एक एक्सेप्शन की बात हमने करी, सेक्शन 3 ऑफ टीपीए में दिया गया है कि जो स्टैंडिंग टिम्पर है, ग्रोइंग क्रॉप्स है और ग्रास है, चूंकि ये लगता ऐसा है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इस पार्टिकुलर एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में गिनती नहीं होता है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। इस बात को हमने यहाँ पे बता दिया गया था। अब हम एक केस की बात करते हैं और केस के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। अब ये दो केस हमारे पास है, कहता है इन सांतावाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत पॉपुलर केस है। इसमें क्या हुआ है, कुछ लैंडमार्क चीजों को यहाँ पे दिया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्या कहा गया है, इन सांतावाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे द डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज ऑब्जर्व्ड। इस पार्टिकुलर केस में क्या हुआ, यदि क्वेश्चन ऐसा रहा कि डिस्टिंक्शन बिटवीन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी वाज लेड डाउन इन द लीडिंग केस, नेम दे दिया 4 केस का, तो सांताबाई का केस आपको ध्यान में रखना है, सांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया है, वो हम डिस्कस करते हैं। कहता है कि इफ द इंटेंशन इज टू रीप फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री देन इट इज रिगार्डेड एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो कंफ्यूजन आ रहा था वो स्टैंडिंग टिम्बर में आ रहा था, क्रॉप्स में आ रहा था, ग्रास में आ रहा था, ये क्लियर हो गया कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। फिर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर क्या बात कर रहे हो, पेड़ जब जमीन से जुड़ा हुआ है तो आखिर किस तरीके से इसको हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा बात। तो ये भी चीज यहाँ पे है। अब आप लोग को सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, मैं दिख भी रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे वीडियो यहाँ पे आ नहीं रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं दिख रहा हूँ आप लोग को? अच्छा, नो वीडियो मैंने सर। ऑफ करके रखा नो है तो सर। कहाँ से आएगा, ऑफ करके रखा था ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस पार्टिकुलर केस में मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफरेंस इसमें किया गया और कहा गया कि ऐसा करते हैं, ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, इस कंफ्यूजन को यहीं रोकते हैं। कैसे कंफ्यूजन को रोकोगे, तो बोला कि इसमें हम कुछ प्रिंसिपल को ले डाउन कर देते हैं। क्या है ऐसा प्रिंसिपल, बहुत ही लेमैन टर्म में मैं आपको बताता हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस तरीके से हो रही है। ठीक है। इसमें कहता है कि देखिए ऐसा है कि जब भी आप कोई पेड़ लगाइए और आपका इंटेंशन जो है, आपके दिमाग में यह है कि इस पेड़ को काटा जाए और काटने के बाद रकम कमाया जाए, पैसा कमाया जाए, धन कमाया जाए, तो हम इसको मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। और वैसा पेड़ यदि आप लगाते हैं जिसमें आपका मर्जी है कि हमेशा रहे, परमानेंटली रहे, और कोई पैसा मोनेटाइज करने की बात आप नहीं करते, तो हम क्या करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। तो अब यहाँ पे इंटेंशन आ गया, इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि लॉ में टेक्निकलिटीज आएंगी, हम स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया इंटेंशन भी, पार्टीज का इंटेंशन क्या है। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि ग्रोइंग क्रॉप्स में क्या इंटेंशन है, आप बताइए। ग्रोइंग क्रॉप्स की हम बात करेंगे तो क्या इंटेंशन है कि वो हमेशा ग्रोइंग क्रॉप्स ही रहे, यदि यदि गेहूं लगाया तो क्या आजीवन गेहूं लगा रहे, ऐसा तो नहीं है इंटेंशन। इंटेंशन जो फार्मर का है, जो लगाने वाले हैं, उसका ये है कि ये एक सीजनल चीज है और इसको हम ग्रो करेंगे और उसके बाद जब ये पक जाएगा उसको हम काट लेंगे, उसके बाद जो है उसको हम बेचेंगे, पैसा आ जाएगा। ये इंटेंशन है या नहीं है, आप समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो यही इंटेंशन के कारण, चूंकि ये चीज जो क्रॉप्स है वो सीजनल होता है, हमेशा के लिए नहीं हो सकता, और जो लगा रहा है उसका इंटेंशन है कि इसको काट करके कुछ पैसा कमाएंगे, हम इसको बेचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ इंटेंशन मैटर कर जाएगा। और इसीलिए इसके बावजूद भी कि वो परमानेंटली अटैच्ड है जमीन से, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम
इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ग्रोइंग क्रॉप्स के बाद सेम सेम चीज है, ग्रास की बात करते हैं, ग्रास की बात करते हैं, उसको काट करके आप गाय भैंस पता नहीं किसको इसको खिलाते हो, कोई भी आकर के उसको वो कर सकता है। तो ग्रास का भी कुछ इस तरीके का चीज है। और जो स्टैंडिंग टिम्बर है, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब क्या होता है। स्टैंडिंग टिम्बर का जब मैंने आपसे पहले इस लेक्चर के पहले मैंने पूछा था कि आपके घर में टेबल है, डेस्क है, बेड होगा, पलंग होगा, व्हाटएवर जो भी चीजें होगी, उसमें वो एक खास तरीके के लकड़ी का बना होता है, उसको टिम्बर कहते हैं। वो सखुआ का हो सकता है, सागवान का हो सकता है, शीशम का हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति ये सब पेड़ को लगा रहा है, उसका जो इंटेंशन है वो ये है कि उसको काट करके जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसको काट करके बेचेगा मार्केट में, और उससे जो है ना सामान बनेगा, और उसके बाद उसको बेचेगा तो पैसा मिलेगा। तो यहाँ भी इंटेंशन आजीवन उसको रखने का नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो स्टैंडिंग टिम्बर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिनती में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंशन है उसके काटने का है। अब हम एक दूसरी तरफ बात करते हैं, हम इसको बाद में पढ़ेंगे इसमें जो चीज लिखा हुआ है, लेकिन अभी एक ओवरव्यू देते हैं। अब दूसरी तरफ यदि हम आम की पेड़ की बात करें, आप लोग बताइए कि आम की पेड़ जो है यदि कोई लगा रहा है तो किस तरीके से चीजें चलेगी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा या इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा? मूवेबल। क्यों? सर दोनों इमूवेबल इमूवेबल में आएगा, क्यों? क्योंकि ये आम, हमें आम का पेड़ नहीं काटना है, हमें आम को पकाना है, आम लेना है ना वहां से। राइट राइट, बिल्कुल सही बात कर रही हैं, एकदम बिल्कुल सटीक, और बिल्कुल अप्रोच जो इनका बिल्कुल क्लियर है कि जो फ्रूट की हम बात करते हैं, वैसे पेड़ जो फ्रूट का पेड़ है, तो उसमें आम हो गया, कटहल हो गया, ये सब जो उसका हम फ्रूट लेते हैं ना, अरे बेचना भी है तो पेड़ को थोड़ी ना बेच देंगे यार। अरे आम को तोड़ करके बेच देते हैं, बेचने जाओ मार्केट में जाके बेच दो, वो वाली चीज है। तो यहाँ पे जो ये चीज है, यहाँ पे इंटेंशन आप देखिए, इंटेंशन पेड़ को काटने का नहीं है, इंटेंशन है फ्रूट को उससे लेकर के बेचने का। तो पेड़ तो वहीं पे है, पेड़ को काटने का इंटेंशन तो नहीं है लगाने समय। तो उसलिए यहाँ पे कहते हैं कि ये जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से हम पेड़ों में डिफरेंस करते हैं। अब वैसे ही नॉर्मली ट्री की बात करें तो यदि स्टैंडिंग टिम्बर है, यदि टिम्बर वर्ड का यूज करा गया है, मतलब आप समझिए कि इंटेंशन इसको पेड़ को काटने का था जी, आज न कल कटना था, क्योंकि इससे कोई फर्नीचर बनाते ही कुछ, तो इसलिए इसको इस तरीके से समझिए। लेकिन फ्रूट के पेड़ की बात यदि हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको पेड़ को काटने की इंटेंशन नहीं है, जबकि क्या इंटेंशन है, फ्रूट को बेचने का इंटेंशन हो सकता है। तो इस तरीके से यदि आप, तो सर पेड़ टू पेड़ डिफर करेगा, मतलब किस टाइप का पेड़ है, अगर उससे Right, हमें फ्रूट मिल रहा है तो राइट, सर वो इमूवेबल हो गया, फ्रूट नहीं मिल रहा है तो वो इमूवेबल। एक सर जब ये पेड़ टू पेड़ तो नहीं, पर्पस के हिसाब ठीक है, से ये बिल्कुल चीज होगा ना, मतलब बिल्कुल आम का सही ही बात। पेड़ है, अगर हम उसे काट के टिम्बर के रूप में यूज करेंगे तो फिर वो हो गया मूवेबल, और अगर फ्रूट चाहिए उससे तो वो हो गया इमूवेबल। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ये केस टू केस वेरी करेगा। मैं आपको बेसिक चीज बता दिया, किस तरीके से चीजें काम करती वो बता दिया, बाकी इंटेंशन क्या था ये लॉयर का काम है, प्रूफ करेगा कोर्ट में। अरे मैटर यदि प्रॉब्लम में होगा तो कहां जाएगा मैटर, कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में ये प्रूव करो कि भैया इंटेंशन था या नहीं था, वो काम है लॉयर का, और जज का काम करते रहे। हमारा काम था आपको ये समझाना कि हर केस के ऊपर ये डिपेंड करता है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि चीजें किस तरीके से होगी। कोई भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं होगा कि ये वाला चीज है तो ऐसा ही होगा। इसीलिए लॉ में टेक्निकलिटीज होती हैं, जो कि आम व्यक्ति इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा उसको करने में। तो यहाँ पे ये चीज आपको 3 एग्जांपल जो एक्सेप्शन यहाँ पे स्टैंडिंग टिम्बर की मैंने दी, ग्रोइंग क्रॉप्स की दी, और ग्रास की दी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आते हैं। अब हम जब बेसिक चीज हम यहाँ पे समझ लिए हैं कि क्या हुआ है शांताबाई के केस में, तो शांताबाई के केसेस को हम अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ इसमें, एनसीईआरटी क्या लिखता है। तो देखिए दिखता है क्या है, कहता है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन द इमूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज ऑब्जर्व्ड, इट इज इफ द इंटेंशन इज टू रीप फ्रूट्स, यदि फ्रूट को पकाने का है उसके बाद उसको काटने का है, इफ द इंटेंशन इज टू रीप फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, ट्री से फ्रूट को अलग करना और उसको बेचने का है, देन इट इज रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तब हम क्या कहेंगे कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पेड़ क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट इफ द इंटेंशन इज टू कट डाउन द ट्री, दूसरी बात अब क्या कर रहा है, यदि इंटेंशन ऐसा है कि ट्री को ही काट दो, पेड़ को ही काट दो,
तब यहाँ पे क्या कहता है, बट इफ द इंटेंशन इज टू कट डाउन द ट्री एंड यूज इट एज टिम्बर, और यदि हम टिम्बर की तरह इसको यूज करने का इंटेंशन है मेरा, तो कहता है कि इट वुड बी रिगार्डेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप में से बहुत सारे लोग को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये इंटेंशन पता कैसे चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? अरे भैया आपको पता भी नहीं करना, ये कोर्ट में जाएगा मैटर, कोर्ट में पता करेंगे वकील और जज, पैसा इसलिए लेंगे आपसे, क्यों इतना लोड ले रहे हो, वहां पे सब पता लग जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। कुछ एक्स्ट्रा सर चीज, जब छोटे पेड़ होते हैं किसी भी फ्रूट्स के, तो उनका भी तो इंटेंशन ये होता है ना कि उनको वो बेचना रहता है, तो वो सब भी तो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे ना, उसमें काटना भी नहीं रहता और फल भी नहीं उगाने रहते हैं, वो मतलब छोटे छोटे पेड़ को उगाया जाता है फिर उनको बेचा जाता है। राइट। तो नर्सरी वाले जो पेड़ होंगे, नर्सरी की बात आप कर रहे हैं, वहां से हम पेड़ कुछ खरीद के लाते हैं, है ना, लगाने के लिए, तो वहां जी पे सर, जब जी एक सर। जगह से दूसरी जगह जा ही रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। समझ में आ गया बात? अब कुछ हम एग्जांपल आपके लिए लेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस बुक, थोड़ा सा चीजों को क्लियर करने के लिए। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे है, पहला पॉइंट देखिए क्या है, द वर्ड स्टैंडिंग टिम्बर इंक्लूड्स बबूल ट्री, सीसम, नीम, पीपल, बनियान जो है, उसके बाद टीक, बम्बो एटसेट्रा, ये सब जो है ये कहता है द वर्ड स्टैंडिंग टिम्बर की हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी। द फ्रूट बियरिंग ट्री लाइक मैंगो, महुआ, जैक फ्रूट एटसेट्रा, जामुन एटसेट्रा आर नॉट स्टैंडिंग टिम्बर एंड दे आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये फातिमा बीवी वाले केस में ये चीज इसमें दिया गया है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसको चेंज किया जा सकता है। मैंने बेसिक चीज आपको बता दिया कि किस तरीके से काम होगा, और इंटेंशन ऑफ द पार्टीज मैटर करता है। इस पार्टिकुलर केस ये पुराना है, इसमें इस तरीके से एक बात कही गई कि इस तरीके का यदि फ्रूट वाला होगा तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो है ये मूवेबल में आएगा, और जो फ्रूट वाला नहीं है, जिसको हम काटने की बात करते हैं, पेड़ को इंटेंशन काटने का, बेचने का है, उसको हम क्या कहेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, अब ये चीज हो गया। कुछ और चीज देखिए, शांताबाई का केस मैंने आपको बताया, इसमें और भी चीज यहाँ पे कुछ है। कहता है कि वेदर ट्री कैन बी रिगार्डेड एज मूवेबल और इमूवेबल डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इसलिए मैंने बताया कि ईच केस पे डिपेंड करता है, कोई भी यूनिवर्सल चीज नहीं हो सकता ना, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा जो इसके अगेंस्ट होगा, बोलोगे सर क्या पढ़ा दिए। तो वो चीज आप में मैं इनकलकेट करना चाह रहा हूं, जो बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगा, उससे आप जो है अपना दिमाग यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। कहता है whether tree can be regarded as movable or immovable depend upon the circumstances of the case. If the intention is that trees should continue to have the benefit of further sustenance or nutrients by the soil, land, etc., enjoying their fruits, then such tree is immovable property. But if the intention is to cut them down sooner or later for the purpose utilizing the wood for building or other industrial purpose, they would be timber and of accordingly be regarded as movable property. ये शांता बाई का केस में ये चीज हुआ है। तो अभी तक ये चीज आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, एकदम मुझे क्लियरली बताइए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अदरवाइज यदि बढ़ गया और चीजें समझ में नहीं आई तो प्रॉब्लम हो सकता है। बताइए। हो गया सर क्लियर? बाकी लोग क्लियर है सर, अभी तक तो क्लियर है सर। ठीक है, मुझे तो एक बार में क्लियर नहीं हुआ था, काफी परेशानी हुई थी, बट चलो कोई बात नहीं, आपको हो गया, अच्छी बात है। देखिए मतलब दिमाग चल रहा है सर, लेकिन वो खुद से सोचेंगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ तो फिर आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए दूसरा केस है, यहाँ पे दूसरा केस है मार्शल वर्सेस ग्रीन का केस है। मार्शल वर्सेस ग्रीन का केस कुछ इसी तरीके का केस है, बहुत ही एक लाइन, वन लाइनर यहाँ पे लिखा हुआ है। कहता है कि देयर वाज सेल ऑफ ट्री वेयर इन द ट्री वेयर कट and taken away. The court held that the sale was not that of immovable property. तो इसमें सेल हुआ है पेड़ का, जिसमें ट्री को काट दिया गया और उसको बेच दिया गया। कोर्ट ने ये बोला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसका जो इंटेंशन था वो काटने का ही था और बेचने का ही था इंटेंशन, तो बेचोगे कैसे, उसको काट के ही बेचोगे। तो इसमें माना गया कि ये प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये बेसिक आपको मैंने चैप्टर के बारे में बता दिया। अब इस नॉलेज को यूज करके हम क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे चीजों को ट्रांसफर की बात करेंगे। प्रॉपर्टी समझ में आ गया,
इमूवेबल मूवेबल क्या होता है ये समझ में आ गया, कौन सा एक्ट कहां पे लगेगा ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। कहता है कि ट्रांसफर, हु कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी, कौन ऐसा है, कौन ऐसा व्यक्ति जो ट्रांसफर कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी को। क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में जब हमने पढ़ा है तो ट्रांसफर के बारे में भी पढ़ना लाजमी है। तो कहता है कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वैसा व्यक्ति जो कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पर्सन अबव 18 years of age having sound mind and not disqualified by any law in force and authorized to dispose of property, owner of the property of any person authorized to sell the property can make a transfer. The person who transfer the property is called transferor and the person to whom the transfer is made is called transferee. अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर कौन कर सकता है प्रॉपर्टी को। कहता है कि एनी पर्सन हु इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट हो, जो 18 साल के ऊपर का हो, साउंड माइंड का हो और किसी भी लॉ से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो कि वो नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, एग्जांपल ऑनर। अब जैसे कौन है, ये यदि क्वेश्चन आए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, अरे भाई जिसका प्रॉपर्टी है वही तो डिस्पोज ऑफ कर पाएगा, या फिर उसके बिहाफ पे कई बार लीगल रिप्रेजेंटेटिव एलआर करते हैं, या फिर वो किसी को ये काम सौंप दिया है कि आप इस मेरे प्रॉपर्टी को बेच दीजिए तो वो भी कर सकता है। तो इन तमाम बातों को यहाँ पे लिया गया, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू सेल द प्रॉपर्टी कैन मेक अ ट्रांसफर। द पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांसफर। यदि मैं इस पेन को आपको ट्रांसफर कर रहा हूं तो मैं ट्रांसफरर हुआ, और जिनको मैं कर रहा हूं वो ट्रांसफरी कहलाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बारे में भी चीज आपको पता चल गया है। अब देखिए कहता है कि किस तरीके से ट्रांसफर होगा। हु कैन ट्रांसफर हम समझ लिए। अब कहता है कि हाउ कैन प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड, किस तरीके से एक प्रॉपर्टी को हम दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसीजर हो सकता है, उसी प्रोसीजर के बारे में इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए कहता है कि एनी पर्सन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेराइज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब कहता है कि मोड ऑफ ट्रांसफर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू है। हो सकता है कि ये 10 रुपए का पेन भी हो सकता है 10 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी हो सकता है कुछ और भी चीजें होंगी। तो डिपेंड करता है कि कौन से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका वैल्यू क्या है। The mode of transfer of property varies according to the value of property. If the value of the property is more than 100 rupees, ध्यान से समझिएगा, वैसे ये रटने वाली चीज है, इतना आएगा नहीं कभी, बट टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। क्या कहता है, इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 रुपीज देन ट्रांसफर हैज टू बी मेड ओनली बाय द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अब ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन तो करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है, गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड रहता है, और उस रिकॉर्ड का यूज कभी बाद में आप जब भी कभी बेचने की बात आएगी या किसी को खरीदने की बात आएगी तो ऑब्वियसली बात है उसी डॉक्यूमेंट को बेसिस बना करके आप बेच सकते हैं या कोई बंदा खरीद सकता है। यदि आप सही डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, ऑब्वियसली बात है, तो आपका जमीन या जो भी प्रॉपर्टी है वो खरीदना बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 रुपीज देन ट्रांसफर हैज टू बी मेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यदि 100 रुपए से कम का कोई प्रॉपर्टी है तब आप रजिस्ट्रेशन कराएं ना कराएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज्यादा का है तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसको रखना पड़ेगा। और जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमें कुछ फी देना पड़ता है, कुछ कमीशन होता है जो कि गवर्नमेंट को देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह देना पड़ता है, ताकि वो उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और आने वाले समय में उसका जो है इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आपको कोई जमीन खरीदना है और आप उसको देखना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है या नहीं है, तभी तो आप खरीदोगे। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को कौन खरीदेगा, तो कहां से जाओगे, रजिस्ट्रार के ऑफिस में। रजिस्ट्रार के ऑफिस में दिखाओगे कि भैया ये लैंड है, आप बताइए कि ये इस पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वहां से रिकॉर्ड देगा। तो तभी देगा ना जब प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो कैसे देगा, वो दे ही नहीं पाएगा आपके पास रिकॉर्ड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि इफ द प्रॉपर्टी इज टेंजेबल and the value of the property is less than 100 rupees. यदि प्रॉपर्टी टेंजेबल है and the value of the property is less than 100 rupees irrespective of the value of the property then transfer has to be made only by delivery. अब कह रहा है कि यदि प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो लेस देन 100 रुपीज है तो ये भी ट्रांसफर होगा। तो इसमें कहा कि हम प्रॉपर्टी को जब डिलीवर कर देंगे एक दूसरे के पास तो माना जाएगा कि ये ट्रांसफर हो गया है।
ठीक है, और 100 रुपए से ज्यादा वाली बात है वो मैंने बता दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर एज फॉर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर हैज टू बी मेड ओनली बाय द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स द रिकॉर्ड, वही मैंने रिकॉर्ड की बात की, रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल शेयर्स, बॉन्ड एटसेट्रा, ये सारी चीजें हैं, किसके नाम पे है, कहां से ट्रांसफर हुआ है, कितना है, वो तमाम तरीके का लेखा जोखा जो है इसमें रहता है प्रॉपर्टी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक आइडिया के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है प्रॉपर्टी का। जो 100 से नीचे वाला है उसको छोड़ दीजिए, इनसिग्निफिकेंट है, रहने दीजिए उसको, बस थोड़े दिमाग में रहना चाहिए आपके पास। लेकिन वैसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप यदि ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आप वैसे नहीं कर सकते, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और गवर्नमेंट का जो फी है रजिस्ट्रेशन का वो तमाम फी को आपको उनको देना पड़ेगा। चार्ज कम, मतलब चार्जेज होते हैं, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पे, तो वो चीज है उसको देना पड़ता है। अब देखिए क्या क्या कहता है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी अटेस्टेड। अब जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा तो कैसे पता चलेगा कि सही में रजिस्ट्रेशन करा है या नहीं करा है, तो उसके लिए आपको विटनेस होने चाहिए। देखिए प्रोसीजर किस तरीके से काम होता है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि उसके लिए विटनेस का जरूरत पड़ेगा। तो अब यहाँ पे विटनेस कौन होगा उसी के बारे में कह रहा है कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी अटेस्टेड एटलीस्ट बाय 2 पर्सन हु आर पार्टीज टू द ट्रांसफर। एटलीस्ट 2 पर्सन को यहाँ पे क्या करना है, उसको क्या करना है कि वो यहाँ पे साइन करे, अटेस्ट करे उसको कि हाँ जी मेरे सामने ये चीज ऐसा हुआ है कि ये व्यक्ति ने इसको ट्रांसफर किया, ये प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है, मेरे सामने हुआ है, 2 व्यक्ति का साइन रहेगा, उसको अटेस्ट करेगा। ठीक है, अटेस्टेशन मींस अफेक्सिंग द सिग्नेचर इन द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अब उसमें बस साइन ही करना है, तो वो बस ये कहेगा कि मेरे सामने ऐसा हुआ है जो ट्रांसफर किया गया है, ताकि इन केस यदि कभी डिस्प्यूट आए तो जो विटनेस जिसका साइन है ना, वो जो अटेस्ट किया है उसको कोर्ट में बुलाया जा सके और उस पर जांच पड़ताल किया जा सके। ठीक है, अब कहता है द विटनेस शुड मार्क देयर सिग्नेचर टू ऑन द इंस्ट्रूमेंट विथ एन इंटेंशन टू अटेस्ट। अब इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जो विटनेस है उसका भी इंटेंशन होना चाहिए अटेस्ट करने का। ऐसा नहीं कि किसी को बुलाए, राह चलते व्यक्ति को बुलाए, बोले भाई साइन कर दो बस हो गया, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो व्यक्ति उसमें साइन कर रहा है उसका इंटेंशन होना चाहिए अटेस्ट करने का। ऐसा नहीं किसी से भी आप साइन ले लिए, किसी को बुला लिया, नहीं, एक आपको लिंक मेंटेन करना पड़ेगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति जो विटनेस था उसका इंटेंशन था अटेस्ट करने का। कई बार यदि आप इधर उधर के व्यक्ति से आप करा लेंगे तो सामने वाला जो वकील है यदि डिस्प्यूट में आ गया तो दूसरे पार्टी का वकील यही कहेगा कि देयर वाज नो इंटेंशन फॉर अटेस्टेशन, अटेस्ट करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। और जब इंटेंशन नहीं था तो विटनेस नहीं होगा, जब विटनेस नहीं होगा तो वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और जब वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर सारा केस आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए चीजों को बड़े सलीके से करना चाहिए, बड़े सिस्टमेटिक वे से करना चाहिए। ठीक है, अब कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज एन इसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी। अब कहता है कि इसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी है, इसको करना ही पड़ेगा, फॉर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड आपको करना चाहिए। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन द पार्टीज टू द ट्रांसफर मस्ट बी प्रेजेंट टू अफिक्स देयर सिग्नेचर इन द डॉक्यूमेंट एंड कंप्लीट द ट्रांजैक्शन विद रिगार्ड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन सिग्नेचर कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, वहां पे रहना चाहिए व्यक्ति। ठीक है, एक्चुअली while doing so the document contracting the rights, obligation and the liabilities of the parties should be clearly mentioned in the document which is registered। अब जो भी प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि बेसिकली जब हम एक चीज को दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो आपको ऐसा सिर्फ दिखता है कि ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया है, आपको फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी को देखते हैं। लेकिन लॉ के नजर से यदि देखेंगे तो लॉ कहता है कि फिजिकल वाली बात तो ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड जो राइट्स होंगे वो राइट्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। तो जब भी डॉक्यूमेंट बनता है ट्रांसफर का तो आपके वकील साहब क्या करेंगे, उसमें बनाएंगे, उसमें लायबिलिटी आपको बताएंगे कि क्या क्या आपकी लायबिलिटी होगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्या क्या ड्यूटीज होगा, ये सारी चीजें वो पूरा बना करके देंगे और उसके बाद साइन करेंगे, और तब ये डॉक्यूमेंट ही तो है। अदरवाइज फिजिकल जो घर है या फिजिकल प्रॉपर्टी का उसका क्या है, कुछ नहीं है। क्योंकि यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और उस घर में रह भी रहे हो, कल कोई क्लेम कर दे कि मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो आपका राइट नहीं होगा उसमें, क्योंकि उसके पास बेसिकली डॉक्यूमेंट है, राइट्स के फॉर्म में डॉक्यूमेंट है, तो राइट्स उसके पास आ जाएगा। इसलिए लॉ के नजरिए से जब हम देखते हैं तो किसी भी प्रॉपर्टी का जो राइट्स है वो राइट्स ट्रांसफर होता है। वही चीज यहाँ पे बताया गया है, जब हम राइट्स को ट्रांसफर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो डीड होगा, जो चीज हम उसमें डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें हर चीज को एक एक करके मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, वही चीज यहाँ पे बताया है। देखिए क्या है,
While doing so, the document containing the rights, obligations and liabilities of the parties should be clearly mentioned. Clearly mention होना चाहिए in the document which is registered. Registration shall take place by affixing a seal of the registrar office, which shall be subsequently include the court's record. ऑफिशियल रिकॉर्ड. तो ऑब्वियस सी बात है, रजिस्ट्रार एक बार वो साइन कर दे, उसके बाद चीजें उस तरीके से होता है. तो हमने ये देख लिया कि प्रोसीजर क्या होता है ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर कौन कर सकता है ये भी देख लिया, प्रॉपर्टी क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में देखा, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में देखा, एक्सेप्शन देख लिया, टिम्बर देख लिया, ग्रास देख लिया, फ्रूट वाले एग्जांपल ले लिए, शांताबाई का केस देख लिया, मार्शल वर्सेस ग्रीन का केस देख लिया. ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए और इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा. आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा कि जो हम ट्रांसफर करते हैं बिटवीन लिविंग पर्सन और नॉट, या 4 ऑप्शन दे देगा. तो मैं सबसे पहले बताया हूं कि बिटवीन द लिविंग पर्सन होना चाहिए, वैसा पर्सन जो एग्जिस्टेंस में हो. और मैंने ये भी बताया कि हायर क्लास में हम कुछ और चीजें इससे रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें अनबॉर्न बेबी वगैरह की बात करेंगे. वो बहुत हाई लेवल का चीज है, पूछा नहीं जाता आपसे, और फालतू आपको समझ में भी उस तरीके से अभी नहीं आ पाएगा इस लेवल पे. इसलिए मैं जानबूझ करके उसको क्या कर रहा हूँ, एक्सक्लूड कर रहा हूँ. कई बार मैं जानबूझ करके चीजों को छोड़ देता हूँ ताकि बाद में जरूरत पड़ा तो आपका जब बेस क्लियर हो तभी मैं बताऊं, तब मेरा भी एनर्जी बच जाए. अदरवाइज मैं कितना भी समझाते रहूंगा आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे. ठीक है. अब यहां पे कहता है कि इसेंशियल फॉर अ वैलिड ट्रांसफर. अब हम ट्रांसफर की बात कर लिए तो कहता है कि ऐसा क्या इसेंशियल चीज है जिसके होने से ही वैलिड ट्रांसफर होगा. यदि ये चीज नहीं होगा तो वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा. इन तमाम चीजों को यहाँ पे पॉइंट वाइज बड़े शॉर्ट में यहाँ पे बताने का प्रयास किया है. क्या कहता है, द फॉलोइंग आर द इसेंशियल फॉर द वैलिड ट्रांसफर. ये जो चीज है इसेंशियल है वैलिड ट्रांसफर के लिए. पहला क्या है कि इन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द ट्रांसफर शुड बी बिटवीन 2 और मोर लिविंग पर्सन. ये मैं पहले ही बता दिया हूं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं. क्या है, बिटवीन द 2 और मोर लिविंग पर्सन के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर, उसी को ट्रांसफर हो सकता है. अगला है द प्रॉपर्टी दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड शुड बी free from encumbrance, hindrance of any form and be of a transferable nature. अब यदि मान के चलिए कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे जो इनकम्बरेंस है, हिंड्रेंस है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हिंडर कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. आखिर हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी के राइट्स को ट्रांसफर करते हैं. अब यदि राइट्स आपके पास है ही नहीं, क्योंकि डिस्प्यूटेड जब है, डिस्प्यूट क्या किस चीज का होता है, राइट्स का होता है. अब यदि मैटर डिस्प्यूटेड है तो उस चीज को आप ट्रांसफर यदि कर भी दोगे तो कैसे करोगे, जब जो चीज का राइट आपके पास है ही नहीं, उस राइट्स को ट्रांसफर कैसे करोगे आप. तो इसीलिए जो डिस्प्यूटेड लैंड होता है उसका बिक्री जो है उसको बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है. वो बड़ा आसान होता है आज के डेट में. तो थोड़ा भी दुश्मनी है तो आप क्या करते हैं, वो मैटर डिस्प्यूट वो कर देता है, लैंड का डिस्प्यूट, हाउस का डिस्प्यूट, और इस तरीके से आप बेच नहीं पाते उसको, क्योंकि सामने वाला खरीद नहीं सकता. क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि टाइटल का डिस्प्यूट अभी चल रहा है. और टाइटल का डिस्प्यूट, टाइटल मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी किसका है. अब ये जब डिस्प्यूट चल रहा है तो आप उस टाइटल को दूसरे को तो नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास जो है वही चीज को तो ट्रांसफर कर सकते हो. अरे भाई मेरे पास ये बोतल है, वाटर बोतल है, तो ही इस बोतल को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं ना आपको. यदि मेरे पास ये बोतल होता ही नहीं तो मैं क्या ट्रांसफर करता. ठीक उसी प्रकार से जो डिस्प्यूटेड लैंड होता है, टाइटल डिस्प्यूट होता है, उसमें जब टाइटल ही नहीं आपके पास, अभी तो लड़ ही रहे हो कि टाइटल ये मेरा है, वो बोल रहा है मेरा है, उस सिचुएशन में जो चीज आपके पास है ही नहीं उसको ट्रांसफर कैसे करोगे आप. तो वो जो ट्रांसफर इवन फिजिकल फॉर्म में आप दे भी देते हो, तो जो लीगल लैंग्वेज होता है, लीगल, मैंने आपको बताया था, राइट्स को ट्रांसफर तभी कर सकते हैं जो राइट्स आपके पास है, जिस राइट्स के आप हकदार हैं. वो राइट्स यदि नहीं है तो नहीं कर सकते. तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होगा उसका ट्रांसफर नहीं होगा. इनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए, हिंड्रेंस इन एनी फॉर्म नहीं होना चाहिए. आगे आगे देखते हैं क्या है. द ट्रांसफर शुड बी, हाँ अब देखिए क्या कहता है, द ट्रांसफर शुड नॉट बी, the transfer should not be for an unlawful object or an unlawful consideration. अब बोला कि ऐसा चीज आप ट्रांसफर मत करना जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का हो. अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान के चलो मेरे पास बंदूक है और मैं चाहता हूं कि मैं इसे बेच दूं, किसी को ट्रांसफर कर दूं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये क्या है, ये अनलॉफुल चीज है. या फिर कोई टाइटल मेरे पास है ही नहीं और उसको हम जबरदस्ती किसी को मार के और उसको प्रेशराइज करके वो देना चाहते हैं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट. या फिर कुछ ऐसा चीज है जो किसी तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी में लिप्त है और उसको हम ट्रांसफर कर दिए, मेरा कुछ है ही नहीं उसमें स्टेक, लेकिन फिर भी हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं. तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए
यहाँ पे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अनलॉफुल कंसिडरेशन, अब ऐसा भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जो कि अनलॉफुल हो। जैसे मान के चलो कि मैं कुछ ट्रांसफर करना चाहता हूं, वो लॉफुल है, ऑब्जेक्ट लॉफुल है, सब चीज बढ़िया है, लेकिन कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ? कंसिडरेशन मतलब हुआ कि उसके बदले में जो चीजें आपको मिलेगी, या तो रकम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तभी तो हम ट्रांसफर किसी को कुछ करते हैं तो पैसा देता है, घर बेचते हैं, गाड़ी बेचते हैं, व्हाटएवर, जब हम बेचते हैं तो पैसा मिलता है हमको, तो वो कंसिडरेशन कहलाता है। जो मनी के फॉर्म में चीजें होती है और आपको दिया जाता है उस पर्टिकुलर चीज के बदले, उसको हम कंसिडरेशन ही कहते हैं। तो ये हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के क्लासेस में बड़े अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, अभी के लिए आप इतना समझिए। कहता है फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, तो समझा दिया। और एन अनलॉफुल कंसिडरेशन, यदि कोई ऐसा कंसिडरेशन है जो अनलॉफुल है, फॉर अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग रेफर टू चैप्टर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में हम कंसिडरेशन की बात करेंगे। तो यदि अनलॉफुल कंसिडरेशन है वो भी नहीं होगा। अनलॉफुल कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ कि वैसा कंसिडरेशन जो इमोरल हो, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो, या फिर जैसे मान के चलो कि आप ऐसा करते हो कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि आखिर क्या चीज़ ऐसा होता है। और चूंकि ऐसे केसेस कभी बार आए हैं तो मुझे बताना पड़ता है। मान के चलिए कुछ ऐसा कंसिडरेशन है कि आप जो है इस चीज़ को मुझे ट्रांसफर कर दीजिए और इसके बदले में आपको एक काम करना पड़ेगा। पूछा जी कौन सा काम है? तो उस व्यक्ति को आपको किडनैप करना है। यदि आप करोगे तो ये वाला प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूंगा। ये जो चीज़ है ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है या नहीं? कंसिडरेशन जो देने की बात कर रहे हैं उसके एवज में ये अनलॉफुल है। या फिर हम ऐसा करते हैं, कई बार ऐसा करते हैं कि ऐसा बहुत ही केसेस आते हैं कि आप जो है इस चीज को मैं ट्रांसफर कर दूंगा, इसके बदले में आप जो है मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करें। ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये भी अनलॉफुल है। और ये जो चीज ऐसा यदि इस तरीके की चीजें हुई है तो पूरा का पूरा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अनलॉफुल कंसिडरेशन मौजूद है। तो ध्यान में रखना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम ट्रांसफर करने की बात करते हैं वो भी लॉफुल होना चाहिए, और जो कंसिडरेशन उसमें इन्वॉल्व है वो भी लॉफुल होना चाहिए। और यदि दोनों में से एक भी अनलॉफुल है तो ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो आपका नहीं इफेक्ट में आएगा। ठीक है। अब देखिए कहता है इन्वॉल्विंग ए पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी अ ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। अब वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी ना किसी वैसे व्यक्ति के बीच में है, आप जब बोल रहे थे ना कि 18 साल से नीचे वाली है या जो अनसाउंड माइंड का है तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। कहता है कि यदि द ट्रांसफर शुड नॉट बी इन्वॉल्विंग ए पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी अ ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, दोनों में से वैसा व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का हो, या फिर एज उसका कम हो, माइनर हो, या फिर और भी चीजें किसी तरीके से डिस्क्वालिफाइड हो, तो उस सिचुएशन में भी यदि करता है तो ऑल्दो ऑब्जेक्ट सही है, कंसिडरेशन सही है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रांसफर इफेक्ट में नहीं आएगा। तो इन तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और यदि नहीं रखेंगे तो चीजें दिक्कत हो सकती है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको एक बेसिक चीज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? या फिर रुक जाइए, दूसरे क्लास में बताऊंगा, पहले ये जो चीज है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कहता द ट्रांसफरर who transfers the property must, अब जो ट्रांसफर कर रहा है, जो व्यक्ति मतलब ट्रांसफर कर रहा है, जिसका प्रॉपर्टी है उसके बारे में कह रहा है। द ट्रांसफरर हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी मस्ट बी कंपिटेंट टू मेक द ट्रांसफर, वो कंपिटेंट होना चाहिए ट्रांसफर मेक करने के लिए। बी इंटाइटल्ड टू बी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरेबल इन नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है और उसको ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दें आप, वो भी नहीं होगा। और उसके बाद कहता है बी ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट हिज ऑन प्रॉपर्टी। अब ये भी हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी का मालिक वो नहीं हो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि जो मालिक है उस प्रॉपर्टी का सिर्फ वही उसको डिस्पोज ऑफ करे, वही उसको बेच सकता है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप अपने प्रॉपर्टी के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप हायर कर लें, मतलब उसको दे दें कि हाँ जी मेरा ये प्रॉपर्टी है और आपको मैं अधिकार देता हूं कि आप इस जमीन को या जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, व्हाटएवर कर सकते हैं। इसमें वो जो व्यक्ति जिसको हमने ये राइट्स को दे दिया है थ्रू द लीगल पेपर्स, मैंने वो राइट को दे दिया उसको, अब वो व्यक्ति का ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी मेरा ही है अभी, लेकिन ये मैंने वो राइट दे दिया उसको कि आप चाहें तो इस प्रॉपर्टी को बेच दीजिए। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं यूएस में रहता हूँ और मैं इंडिया में किसी को एलआर नियुक्त कर दिया, उसको पावर दे दिया कि आप चाहें तो मेरे बिहाफ पे आप प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। उस स्थिति में वो व्यक्ति भी कंपिटेंट हो जाता है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, दो ये प्रॉपर्टी उसका नहीं है, उसका टाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, लेकिन इसके बावजूद भी ही इज द कंपिटेंट पर्सन।
कहता है द ट्रांसफर शुड बी मेड अकॉर्डिंग to the appropriate mode of transfer. Necessary formalities like registration, attestation, etc. should be compiled with. ये सारी चीजें होनी चाहिए. In the case of conditional transfer, यदि हम conditional transfer की बात करते हैं, कोई condition है इस transfer में. In the case of conditional transfer, where an interest is created on the fulfillment of the condition should not be illegal, immoral or impossible or opposed to the public policy. मैंने बताया ना आपको, यदि कंडीशन इस तरीके का दे दे जो इमोरल है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी एक इलीगल उस चीज का, या फिर इमोरल भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, उसको नहीं करना चाहिए, और ऐसा कंडीशन दे दिया कि ये काम करोगे तभी ट्रांसफर करेंगे, उस सिचुएशन में भी ट्रांसफर इफेक्ट में नहीं आएगा. तो ये सब कंडीशन है, इसको ध्यान में समझना पड़ता है ट्रांसफर करने से पहले. और जो डॉक्यूमेंट बनेगा आपका, क्योंकि हर चीज में क्या करते हैं आप, साइन करते हैं, जमीन लिखवाते हैं, साइन करते हैं, तो साइन क्या होता है, उसमें तमाम तरीके के राइट्स और लायबिलिटीज का जिक्र होता है, ड्यूटीज का जिक्र होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जिक्र होता है. और यदि आप उससे जो है उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं और साइन कर दिए हैं तो बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा. तो ये जो चीज बेसिकली हम आप प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताए हैं. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक व्यक्ति के पास बेसिकली 3 तरीके का राइट्स होता है. यदि कोई प्रॉपर्टी मेरा है सपोज, तो मेरे पास बेसिकली 3 तरीके का राइट्स तो होना ही होना है, बाकी और भी होंगे, लेकिन ये 3 होना बहुत जरूरी है. पहला, राइट टू होल्ड दैट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी मेरे अधिकार में होना चाहिए. ठीक है, वो मेरा राइट है. यदि मेरा प्रॉपर्टी है तो उसको होल्ड करने का मेरा राइट है, मैं उसे होल्ड कर सकता हूं. दूसरा, इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पे मैं रह सकता हूं, उसको मैं उस पे कुछ और चीज में जो है कुछ और चीज के लिए उपयोग कर सकता हूं, उसको मतलब कुल मिलाकर के इंजॉयमेंट में कर सकता हूं उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी का. तो होल्ड, इंजॉयमेंट, और तीसरा है इलिमिनेट. मेरी मर्जी, मेरा प्रॉपर्टी है जी, जब मर्जी करेगा इसको हम इलिमिनेट कर देंगे. इसको हम इलिमिनेट का मतलब हुआ था बेचना, उसको ट्रांसफर करना, बेच देना, कुछ इस तरीके की बात. मन किया लीज पे बेच दिया, मन किया पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया, व्हाटएवर. तो बेसिकली 3 राइट्स हमेशा होते हैं जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, राइट टू होल्ड, राइट टू एंजॉयमेंट एंड राइट टू एलिमिनेट दैट प्रॉपर्टी. तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आपको मैं बता दिया हूं. अब अगले लेक्चर में हम डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि यदि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो कितने प्रॉपर्टी को आप एक साथ बेच सकते हैं और खरीदने वाला किस तरीके से खरीदे. क्या ऐसा हो सकता है कि यदि 3 प्रॉपर्टी एक ही साथ बेचना चाह रहे हैं आप एक ही डीड में, और सामने वाला बंदा बोल रहा है कि नहीं जी मैं एक ही लूंगा, 2 नहीं लूंगा, या 2 लूंगा, ये तीसरा वाला नहीं लूंगा. कुछ इस तरीके की बातें हम करेंगे. तो इसमें किस तरीके से चीजें होती है वो हम बात करेंगे. तो अभी ये लेक्चर खत्म होगा, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए और ये टॉपिक को हम